गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? रोज़ पूछती हूँ क्योंकि आपस में हालचाल पूछना मेरा बनता है। और एक बुक का पहला अध्याय हमारा समाप्त हो चुका। कल हमने उस पर संक्षिप्त चर्चा भी की। आज दूसरी बुक राजनीतिक विज्ञान जिसका नाम है, उसकी फर्स्ट जो अध्याय है, जो पहला लेसन है, यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो सेकंड बुक का 10वां जो लेसन है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। उस समय पहले वाली बुक में मैंने आपको बताया था कि दोनों पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति और राजनीति विज्ञान, उसमें आपके विश्व की राजनीति की चर्चा हुई। और अब जब हम इस किताब को शुरू करने जा रहे हैं, तब हम अपने देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। देश में किस प्रकार की चुनौती थी, जैसे द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद एक नए विश्व के लिए चुनौती खड़ी हुई थी, उसी प्रकार भारत के समक्ष भी एक चुनौती थी। वो चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। आप सभी को पता है कि जो भारत है वो आज़ाद हुआ कब? सन 1947 1947 को भारत गुलामी से मुक्त हुआ। अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा और 1947 14-15 अगस्त यानी कि 12 बजे ये घोषणा हुई। 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे ये घोषणा हुई कि भारत आज़ाद है। उस घोषणा के साथ ही देश में आज़ादी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश आज़ाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। और उनका ये जो भाषण था, भाग्य विधु से चिर परीक्षित भेंट या ट्रिस्टी विद डेस्टिनी नाम से ये जाना गया। उस घोषणा के साथ ही ये, जिसकी हिंदुस्तान की जनता को बहुत समय से प्रतीक्षा थी, वो घड़ी उनके समक्ष थी। देश में आज़ादी की घोषणा हुई, लेकिन वो आज़ादी इतनी आसानी से हमने प्राप्त नहीं की थी। अनेकों शूरवीरों के बलिदानों का ये प्रतिफल था। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने ये आज़ादी प्राप्त की थी। कई आवाज़ें उस समय बुलंद थी। उन बुलंद आवाज़ों के साथ हमने एक नए भारत को नवनिर्माण के पथ पर चलाना था। और उस समय दो बातें हमारे समक्ष थी। भारत के सामने दो बातें उस समय दिखाई पड़ी। उनके सामने ये दो बातें जो जिस पर सबकी सहमति बनी, दो बातें थी। पहली बात जिस पर सब सहमत थे कि देश की आज़ादी के बाद देश का जो शासन है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। उस समय इस बात पर हर नागरिक की, हर व्यक्ति की ये एक आम राय थी।
दूसरी जो आम राय थी कि जो सरकार बनेगी, जिस सरकार का गठन होगा, वो सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी और उसमें विशेष रूप से गरीब कमजोर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, उनको विशेष रूप से तवज्जो दी जाएगी। ये वो समय था जब देश की आज़ादी के बाद अपने भारत के नवनिर्माण के स्वप्न का उसे साकार करने का अब समय था। लेकिन ये काम आसान नहीं था। आप कहेंगे क्यों? आजाद तो हम हो गए, लेकिन आसान क्यों नहीं था? कई कारण थे। उन कारणों में पहला कारण क्या था कि देश को जो आजादी मिली वो सामान्य हालत में नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेकों देश स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनके समक्ष वो चुनौतियां नहीं थी। हमारी आजादी सामान्य हालात में नहीं मिली। हमारी आजादी के वक्त कठिन परिस्थितियां उसी समय बन गई, क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्व भी अपना काम चुपके चुपके किए जा रहे थे और उन्होंने उसी वक्त ये डिमांड रख दी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। महात्मा गांधी इस बात के समर्थक नहीं थे। उनका ये मानना, देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी, केवल वही, उनके साथ सभी, केवल ये नहीं कि हम कह सकते कि केवल महात्मा गांधी थे, लेकिन उनके संरक्षण में सभी नेता, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रहे, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में हमने आजादी तो मिली, लेकिन वो नहीं चाहते थे गांधी कि देश का बंटवारा हो। उनका मानना था कि हम सब एक होकर के उस संघर्ष में साथ रहे हैं, तो हम क्यों अपनों को बांट दें। गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे। जिस समय स्वतंत्रता का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा था, पूरे भारत में जश्न था, गांधी उसमें शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक मांग ये उठ रही थी कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े कर दिए गए। तो ये हालात सामान्य नहीं थे। उस वक्त रक्तपात हुआ, देश का बंटवारा उसी समय हो गया। ये धर्म के आधार पर, जिस धर्म के लोग जहां ज्यादा हैं वहां वो चले जाएं। उस समय में गांधी ने ये मांग रखी, उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि किसी को भी थोपा ना जाए, जाने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। यदि कोई स्वेच्छा से जा रहा है तभी उसको जाने दिया जाए। बंटवारे के साथ बहुत लूटपाट, रक्तपात, अव्यवस्था पूरी हुई। देश में 2 हिस्से हो गए, भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आए। बहुत बुरी हालत हो गई। अभूतपूर्व हिंसा। वो समय वो था जब देश में जश्न से ज्यादा दुख और गम का माहौल था। उस समय वो जो समय था, अभूतपूर्व हिंसा हुई, बहुत लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ। उस समय जो एक समस्या और देश के सामने थी, बंटवारा तो हो गया, लोग चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। उन जो जब जहां से जो आए वो अपना सब कुछ छोड़ करके आए, और जो यहां से गए उनको भी, वो भी सब कुछ छोड़कर चले गए। तो उनके पुनर्स्थापन की एक समस्या भी रही, बहुत बड़ी समस्या। ये विस्थापन कि जो बेचारे गए हैं उनको कैसे रखा जाए, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की हो, शरणार्थी कैंप तैयार किए जाएं, कहाँ उनको ठहराया जाए, कहाँ उनकी जगह दी जाए। तो ये
त्रासदीपूर्ण वर्ष रहा, लेकिन उथल पुथल वाले दिनों में भी नेताओं का ध्यान नहीं भटका किस बात से कि हमें नए राष्ट्र को चुनौतीपूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। देश की जो नवनिर्माण है, उस राष्ट्र के नवनिर्माण को हमें हर संभव तरीके से समस्या जो भी है, जो भी समस्या आएगी उसको सहन करते हुए हमें अपने भारत को नवनिर्माण के रूप में एक सुंदर ढांचा उसको प्रदान करना है। अब हमारे समक्ष भारत के लिए 3 चुनौतियां हमारे सामने थी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि भारत के सामने जो चुनौतियां थी वो 3 थी। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में भारत को गढ़ना, बांधना। फर्स्ट चुनौती, एकता के सूत्र में बांधना। देश विविधताओं से भरा है। जैसे एक माला में बहुत सारे रंग के फूल गुथ दिए जाएं तो एक माला बन जाती है। तो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों वेशभूषाएं हैं, अनेकों खान पान, संस्कृति, इसके अलावा अनेकों क्षेत्र की अपनी पहचान, अनेक विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। यदि कोई बाहर से आ जाए तो उसे लगेगा कि शायद ये एक ना होकर के अनेकों राष्ट्रों का सम्मिश्रण है। तो ये विविधता हमारे देश की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। तो उस समय एक ये चुनौती थी कि इस विविधता भरे इस देश में, जहाँ इतनी सारी भिन्नताएं हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों वेशभूषा हैं, अनेकों धर्म से संबंधित जुड़ी भावनाएं हैं, धार्मिक भिन्नता, संस्कृति है, जातियां हैं, क्या इतने बड़े विविधताओं भरे इस देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है? इसे एकता को किस प्रकार से बांधा जा सकता है? क्या ये विविधताओं से भरा हुआ देश क्या लंबे समय तक टिका रहेगा, या इसकी अखंडता यूं ही चूर चूर हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या उस समय थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार हम अपने देश को उसी रूप में रख सकते हैं। अब देखिए, विभाजन के समय लोगों के मन में ये प्रश्न था, शंकाएं थी, और कहीं कहीं ये शंकाएं हमारी साबित भी हो रही थी, सही साबित हो रही थी, क्योंकि रक्तपात, लूटपाट, विस्थापन, हिंसा, इसने बहुत कुछ उस एकता की डोर को थोड़ा सा ढीला कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर गया है, सारे संबंध, सब जो अभी तक प्रयास देश को आज़ादी के लिए एक साथ हमने किए थे वो सब निष्फल हो रहे हैं। तो उस समय लोगों के मन में ये भी शंका रही कि क्या हमारे उन सभी प्रश्नों को तिलांजलि दे दी जाएगी, हमारा जो क्षेत्रीय हमारी पहचान है, जो हमारे धर्म संबंधी पहचान है, क्या उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा? एक ये अखंडता की जो सामने थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम रखना। हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, मुक्ति प्राप्त की, अभी तक तो हम उनकी हुकूमत मानते आ रहे थे, लेकिन जब हम आज़ाद हुए, सबसे बड़ी दूसरी समस्या हमारी थी कि हम क्या अपनी लोकतांत्रिक सरकार को पूर्ण रूप से चला पाएंगे? एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे पहले हमने 11th में आपने पढ़ा, संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा भी है। भारतीय संविधान में हमारे यहाँ क्या है? लोकतांत्रिक सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो क्या ये लोकतांत्रिक जो सरकार है ये पूर्ण रूप से व्यवहार में, चलन में आ पाएगी? जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, जो हमारे, या संविधान और हमारी नीति निर्देशक तत्वों में जो हमें और कर्तव्य अधिकारों का हमारा वर्णन है, क्या वो हम पूर्ण रूप से उनका पालन किया जाएगा? ये सभी बातें उस समय सभी के मन को कुरेद रही थी कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा? देश में हमें
एक, क्योंकि संविधान जब बना तो मत देने का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, ये सब क्या है, संविधान के तहत थे। तो दूसरी समस्या ये थी कि लोकतंत्र हमारा कायम रह पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या, चुनौती थी ये। तीसरी चुनौती जो थी हमारे सामने, समूचे समाज का विकास। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था हमारी बहुत चरमरा गई थी, पूर्ण रूपेण कह दीजिए कि एक छोटी सी पिन, एक छोटी सी माचिस जैसी चीज़ हमें लेनी पड़ रही थी। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनता था। वो समय वो था कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। तो हमारे सामने एक समस्या थी कि किस प्रकार से हमारे देश का विकास होगा। समूचे समाज के विकास के लिए क्या सभी तबकों को तवज्जो दी जाएगी? धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को क्या विशेष सुरक्षा दी जाएगी? ऐसा हमारे संविधान में भी दिया गया था कि उनको पूर्ण रूपेण सुरक्षा दी जाए। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत लोक कल्याण और लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया गया था। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक चुनौती, क्योंकि कोई भी देश तब तक अब खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों में, जब तक अपने पैरों पे खड़ा तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से मजबूत ना हो। अर्थव्यवस्था यदि हमारी चरमरा गई है तो हम कहीं भी खड़े नहीं हैं। तो उस समय निश्चय ही हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण चरमरा गई थी। हम उस विकट स्थिति का सामना कर रहे थे। तो देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने देश को सुंदर, अपनी उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसे फिर से उसे पूर्ण रूपेण धीरे धीरे उसे वहीं खड़ा कर दिया जाए जहाँ से कि वो आगे के विकास के लिए चल पड़े। तो ये तीन चुनौतियाँ जो प्रमुख रूप से हमें इस अध्याय में शुरू में मिलेंगी। इसके अलावा अन्य चुनौतियाँ भी हैं, उसमें आगे पढ़ेंगे हम। उसमें है आपका, अन्य चुनौतियों में है विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास की चुनौती है। इसके बाद छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण है, वो चुनौती थी। राज्यों का पुनर्गठन, ये एक समस्या थी। जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति, ये कई समस्याएं थी, कई चुनौतियां थी जो भारत के सामने खड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे हम इन पर चर्चा करते जाएंगे। आज केवल मैंने आपको जो तीन प्रमुख चुनौतियां थी उनको आपके सामने उनकी चर्चा की है। इससे भी पहले हमें ये भी देखना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए आगे जब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण है क्या। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। हम अपने आप को राष्ट्र के प्रति तभी समर्पित कर सकते हैं जब हम अपने मन से भावनात्मक रूप से सोचें कि ये मेरा अपना है। अपनेपन की भावना, देश के प्रति समर्पित भाव जो है वो है राष्ट्र भक्ति। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम राष्ट्र निर्माण में पूर्ण रूप से सक्षम हो सकते हैं। तो ये तीनों चुनौतियों को हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको केवल इतना ही समझाऊंगी और नेक्स्ट इन चुनौतियों को धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।